तो लखनऊ में आज का ये दिन बेहद खास और बेहद खास से मतलब ये है कि आपने चर्चा सुनी दो उप मुख्यमंत्रियों की, लेकिन दिन के समाप्त होते होते और सेशन के आखिरी दौर में ये चर्चा है और भी बेहद खास। और इसलिए ये चर्चा बेहद खास है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसा नाम है जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में शायद उनसे चर्चित कोई नहीं। मुख्यमंत्री के सलाहकार की बातचीत आती है तो उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं। अवनीश अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। और दो हमारी सहयोगी हैं साक्षी और श्वेता जो उनसे सवाल जवाब करेंगे। शूट। सबसे अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग दोनों हमारे एक्सप्रेसवे पे चले हैं कि नहीं? बिल्कुल। शो किस एक्सप्रेसवे पे चले हैं? गंगा एक्सप्रेसवे। वेरी गुड। सारे एक्सप्रेसवे पे चल चुके हैं। चल चुके हैं। चलिए, तो एक्सप्रेसवे पे अगर चल चुके हैं तो आई वुड लाइक टू थैंक टाइम्स नाउ फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। मुझे आने में लेट हो गया क्योंकि हम लोग कई कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। सर देर आए दुरुस्त आए हम कहते हैं, और वाकई लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सेशन। और सर सबसे पहला सवाल तो मैं वो पूछना चाहूंगी जो मुझे लगता है सबके मन में होता है कि भाई ऐसी क्या सलाह देते हैं, आपकी सलाह देने का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है। आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं कि सलाह नहीं की बात कर रहे हैं? सर, बात तो हर एंगल पे करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आज सुबह भी किसी और प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था। हम लोग 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पूरे अभियान से जुड़े हैं। सबसे पहले अधिकारियों में थे जिन लोगों ने सर की टीम के पार्ट बनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश 2017 से कितना बदल गया है ये हर आदमी जानता है, और उत्तर प्रदेश जो बदला है वो लॉ एंड ऑर्डर में बदला है। मैंने अभी सुबह बात की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही कई चीजों का जो है जिक्र किया। अगर लॉ एंड ऑर्डर में देखें तो पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाना, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, पुलिस की टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाना, इसके साथ साथ जो है कन्विक्शन और जो बाकी हम पुलिसिंग का एक्चुअल काम है उसको सुनिश्चित करना, और फिर महिलाओं की सुरक्षा पर काम करना। तो ये काम हुआ। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट को लाना। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा। बाय द वे, आज ही लीड्स की रैंकिंग आई है जिसमें यूपी को एक्सेप्शनल श्रेणी का दर्जा मिला है। बहुत अच्छा, बहुत जी। तो इसमें बेसिक पॉइंट यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो पॉलिसीज का लाभ भी मिलेगा। लगभग 34 नई पॉलिसीज आई पूरे प्रदेश में। पिछले 9 साल में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और बाकी क्षेत्रों में काम हुआ। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि एक्सप्रेसवेज पर आज आपका जो है प्रगति का महामार्ग, तो कितनी एक्सप्रेसवेज हमारे प्रदेश में चल रही हैं, कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल 9 अभी वर्किंग है। 9 का नाम मालूम है आपको? बताइए वन बाय वन। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे सर, अभी तो हमारे अभी तो हमारी बारी, पहले हमारे सवालों के जवाब हमारे सवालों फिर हम देंगे। और मैंने जो आपसे सवाल तो पूछा, एक्सप्रेसवेज का जाल अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जी जो है एक्सप्रेसवे की पहली हमारी जो है प्रदेश में प्रगति हुई। फिर यमुना एक्सप्रेसवे बनी। जी। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनी। मुझे सौभाग्य था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कराकर उस पे जो है टोलिंग शुरू करने का और बाकी कार्य को आगे बढ़ाने में मुझे एक जो है अवसर मिला 2017 में। और फिर प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, और प्रधानमंत्री जी ने पहली बार विश्व में कोई ऐसा लीडर होगा कि सुल्तानपुर में हमारी जो एयर स्ट्रिप है एक्सप्रेसवे पे, उस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उतरकर जो है उन्होंने वहां पर कार्यक्रम में भाग लिया। अब तो शाहजहांपुर में भी एक और एयर स्ट्रिप गंगा एक्सप्रेसवे मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो वहां जो है उतरे, सुल्तानपुर में उद्घाटन हुआ।
फिर उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ भरतकूप में चित्रकूट के पास, और फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ही उद्घाटन उन्होंने जो है जालौन में किया, और फिर गंगा एक्सप्रेसवे का 13 दिसंबर 2021 को शिलान्यास शाहजहांपुर में किया, बिल्कुल सर। जहां शाहजहांपुर में वहां पर सर ये 9 नाम तो उत्तर प्रदेश के बच्चे सुन को तो याद है, लीजिए, लेकिन सर, सुन तो आप लीजिए, सवाल करने नहीं दे नहीं रहे। नहीं मैं नहीं उत्तर सर, पर आ रहा हूं, हमारा समय और देखिए, उसका राहुल शिलान्यास किया, और उसके बाद अभी 29 अप्रैल को जो है उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने मंच से हर बार कहा है कि यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश है, लेकिन यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश में ऐसा भी है कि जो शिलान्यास कराता भी है और उद्घाटन भी कराता है। ठीक है बिल्कुल सर, सर, एक एक्सप्रेस चीज कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन गूगल पे एक क्लिक पे लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हम आपके मुंह से कुछ अलग सुनना चाहते हैं। जो सवाल लेके आए हैं वो इन इन्फॉर्मेशन से अलग है, तो आप फिलहाल सवालों से नहीं बच सकते हैं इन्फॉर्मेशन सामने रख के। जी पूछिए। अच्छा, मैं अब श्वेता भी कुछ पूछ रही थी, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि बतौर सलाहकार और साथ साथ में नौकरशाह, दोनों रूप में आपने उत्तर प्रदेश को देख लिया है। ऐसे में जब हम प्रगति की बात करते हैं, प्रगति के महामार्ग की बात करते हैं, तो क्या केवल सड़क निर्माण हुआ है या फिर सोच के निर्माण के ऊपर भी उतना ही फोकस रखा गया है उत्तर प्रदेश मैं में? इसी पर आपको आंसर दूंगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग पूर्वांचल शुरू कर चुके थे, बुंदेलखंड का काम भी जो है शुरू हो गया था। एक दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, और मैं आपको बता दूं 2009 में प्रयास किया गया था गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का, और उसका ठेका भी दिया गया था, और फिर बाद में बनी नहीं, कोर्ट से स्टे हो गया, सब कुछ रुक गया। तो ये 2019 के कुंभ के जस्ट पहले की बात है। मैंने सर को फोन पर बताया कि सर ये तो सब रुका हुआ है, पुरानी एक फाइल है, तो कहा कि फाइल लेकर आओ, और हम लोग दोपहर के बाद उनके सामने पहुंचे। उन्होंने कहा गंगा एक्सप्रेसवे बनाना है, और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि केवल एक आदेश उन्होंने दिया, कहा बनाना है। कुंभ में पहली बार प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठी, वहां उन्होंने उसको पास किया, और जब लौट रहे थे हम लोग प्रयागराज से, तो उन्होंने कहा इसको बनाने की हर प्रक्रिया को पूरी करो। मैंने कहा सर अगर हमें ये सड़क बनानी है और आपका आदेश है तो लैंड के लिए हमें पैसा देना होगा 7,000 करोड़। और पहले ही दिन उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए, लैंड के लिए पैसा रखवाओ, बजट में रखवाओ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे प्रदेश में उनका विजन था कि हम मेरठ से प्रयागराज ले जाएं, और अब आगे एक विजन और है कि प्रयागराज से हम इसको विंध्याचल से ले जाकर सोनभद्र से झारखंड और चित्रकूट के बॉर्डर तक विंध्य एक्सप्रेसवे। बहुत खूब सर, एक्सप्रेसवे प्रदेश तो आपने उत्तर प्रदेश को बना दिया, लेकिन एक्सप्रेसवे के किनारे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, क्या वो भी उसी गति से विकसित होंगे? बिल्कुल, 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में जो है अलॉटमेंट भी शुरू हो गया, उन्नाव के क्लस्टर में इंडस्ट्री बनना भी शुरू हो गई है। आपको जानकर ये खुशी होगी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सड़क बनाने का काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को है, यानी यूपीडा इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। तो अगर सड़क बन रही है तो ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, टूरिज्म तो हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री भी बन रही है। और जो सड़क के बनाने के बाद उसकी वैल्यू एडिशन है वो उसके इंडस्ट्री को बनाने में है। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स जो है 27 बन रहे हैं, जिसमें से 15 में काम एडवांस स्टेज में चल रहा है। सर, ये सारी डेवलपमेंट हुई हैं और आप इसके बारे में लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये एक इवेंट पॉलिटिक्स है जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इस सब के ऊपर आप क्योंकि पूर्व आईएएस रह चुके हैं, ऐसे में जमीनी स्तर पर फाइलों से निकलकर ये काम हो रहा है, कैसे डिस्क्राइब ये बताइए, अगर 40,000 करोड़ की सड़क का उद्घाटन हो रहा है और उस 40,000 करोड़ की सड़क से जो है करोड़ों लोगों को लाभ मिलने वाला है, तो ये क्या इवेंट है? आज आप हमको यहाँ बैठाएं, ये क्या इवेंट है? ये चीजों को आगे बढ़ाने की बात है। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, अभी जब शुरुआत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी थी तो उस पर बहुत ट्रैफिक नहीं आया था, हैवी ट्रैफिक कम आया था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर से जब आजमगढ़ के ऊपर एक भ्रमण में निकले थे तो सर ने दिखाया कि देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इतना ट्रैफिक है कि भारी वाहन राजस्थान से, दिल्ली से, सब बिहार, बंगाल जो जाते हैं सब हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होने जा रहा है। तो ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट तो एक उसकी परिणति आखिरी दिन है
इवेंट के पहले की जो मेहनत है, उस मेहनत की तारीफ करने का इवेंट है। लेकिन और वो ये कहते हैं मेहनत सर की कि करते तारीफ हम करने है, का- विजन हमारा है, शुरुआत हम करते हैं, क्रेडिट ये ले जाते हैं। आप बताइए, क्या गंगा एक्सप्रेसवे किसी ने शुरुआत की थी? इसी सरकार ने शुरुआत की, इसी ने अंत किया। पूर्वांचल भी शुरुआत करके अंत किया, बुंदेलखंड भी शुरुआत करके अंत किया। कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो शुरुआत करके अंत नहीं हुआ, अंत तो हम लोग करना पड़ा। तो यही तो ये कह रहे हैं कि शुरू हम करते हैं, अंत वो। अच्छा, बहुत सारे ऑफिसर्स अखिलेश यादव के निशाने पे रहते हैं, आपका नाम तो बार बार वो लेते हैं। देखिए, हमको आप एक्सप्रेसवे पे जितने प्रश्न पूछना है नहीं, पूछिएगा। हम जो है पॉलिटिकल वे में कोई उत्तर देने के लिए नहीं है। विनोद जी ने मुझे बताया नहीं था कि जो है आप पॉलिटिकल प्रश्न पूछेंगे। विनोद जी को भी सर कई बार मैं पता केवल नहीं ये होता कह सकता हूं, मैं केवल ये कह सकता हूं कि हम लोग इस प्रदेश के विकास में हर तरह से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं कई सालों से जुड़े हुए हैं, और हर सरकार में ठीक है हम सर। लोग तो अपनी पूर्वांचल मेहनत और करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया है, कैसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी है? देखिए, कोई भी एक्सप्रेसवे बनने से उसकी ग्रोथ में करीब करीब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पार्ट हम लोग भी है। उसकी ग्रोथ में लगभग 1 से 2% की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप सड़क से बनने से होती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो एक्सप्रेसवे हमारी ईस्ट वेस्ट है, तो $1 ट्रिलियन पर जब हम लोग ने विचार किया तो नॉर्थ साउथ रोड्स भी बनाने की बात आई। तो 7 नॉर्थ साउथ रोड्स में 3 नॉर्थ साउथ रोड्स जो है पिछले साल पीडब्ल्यूडी को जो है 4 लेन करने की व्यवस्था की गई है। और इससे क्या होगा कि हम एक ग्रिड के रूप में पूरे प्रदेश को बनाएंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म का डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट, हर तरह का डेवलपमेंट रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। सर 2047 की जब हम बात करते हैं तो 2047 में उत्तर प्रदेश कहां पर आप उसको देखते हैं? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्योंकि लक्ष्य रखा हुआ है। और एक और क्वेश्चन इसमें एड ऑन ये होगा कि जैसे एक्सप्रेसवेज का जो उद्घाटन है वो हो रहा है, अभी जो दिल्ली देहरादून का हुआ, उसके बाद वीकेंड जो पहला पड़ा उस पर इतनी भीड़ दिख गई, लोग कहने लगे कि इतनी भीड़ हो गई है, कैसे जाए। उसकी वजह से उत्तराखंड का टूरिज्म भी इम्पैक्ट हो गया। देखिए, लोगों को कम मालूम है। कितने लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे गए हैं? कोई गया है इसमें? मैं गई हूँ सर। आप गए हैं, मैं भी गया हूं। मैं उसके उद्घाटन से पहले गया हूं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में 2 महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा। इट हैज द बेस्ट एनिमल पास विच कैन एवर बी थॉट इन द एंटायर कंट्री। हाथियों को जो वहां पर नेशनल पार्क है, उनके पास करने के लिए बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था दिखाई गई है। एनएच के अधिकारियों ने मुझे वो देहरादून के उस पोर्शन को बताया है। इस सड़क के निर्माण के समय भी हम लोग जुड़े थे, चूंकि एनएचएआई के जमीन एक्विजिशन में सहारनपुर और अन्य जनपदों में दिक्कत आई थी। लेकिन जो दूसरा फैक्ट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसके 130 किलोमीटर तो यूपी में है, तो उसका फायदा यूपी को हो रहा। अभी आज मेरठ से कोई आया था, मुझे बता रहा था कि अब मेरठ से होते हुए जो बिल्कुल वीकेंड ट्रैफिक एकदम भर जाता था, अब ज्यादातर ट्रैफिक उधर से जा रहा है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और मैंने अभी चेयरमैन एनएचएआई से मेरी बात हुई है, बहुत जल्दी ही कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी शुरू हो जाएगा, और अगर तब भी शुरू होगा तो कानपुर की कनेक्टिविटी को भी और बेहतर लाभ सर मिलेगा। एक समय पिछड़ा माने जाने वाले राज्य को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के कौन लिए सा राज्य पिछड़ा है? पहले माने जाने वाला, आपने सुना नहीं सर? अभी एक आप समय पिछले जमाने में रह रही हैं। अब आपको जो है उत्तर प्रदेश के देखिए, विकास को लेकर बात होती थी। आपके मंच का नाम टाइम्स नाउ है, तो आप नाव के विकास पे आइए। मेरा केवल ये कहना है कि अब कोई राज्य हमारा नाउ में पिछड़ा नहीं है। आगे टाइम भी लगा है ना, वक्त को याद रखना चाहिए, कभी पूरे वक्त को भूलना नहीं चाहिए। बनाने के लिए क्या चुनौतियां आपको लगी? क्योंकि इन्वेस्टर्स देखिए, 3 चुनौतियां प्रदेश के विकास में है। मैंने आज सुबह भी कहा है। पहला चुनौती यह है कि अभी हम इन्वेस्टमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ग्रोथ नेशनल एवरेज से अधिक है। हमारा बजट जो है 9 लाख करोड़ है, जो पूरे देश में सबसे बड़ा बजट है। कैपिटल बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है, सबसे ज्यादा है पूरे देश में। इसके साथ साथ जो है हम कोई भी आप चीज देखें, चाहे वो दूध का प्रोडक्शन हो, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो, चाहे वो शुगर का प्रोडक्शन हो, शुगर केन का प्रोडक्शन हो, चाहे अब वो जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हो, इवन पोल्ट्री और बाकी एरियाज में भी हम अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम सब चीज में आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन एक एरिया जो हमारे लिए चैलेंज है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, और सर। उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी खुद सिंगापुर और जापान गए थे। बहुत बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं, तो मुझे बताने में खुशी है कि ये जो जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खुला है और जिसका टिकट 15 जून से शुरू हो रहा है। मैंने भी अपना टिकट खरीदा है लखनऊ से जेवर जाने के लिए। जेवर इज लाइक आप जो ज्वेलरी होती है वो हमारे प्रदेश की ज्वेलरी के रूप में है। लेडीज बगल में बैठी हैं तो ज्वेलरी का आपको अंदाजा होगा। तो जेवर हमारी ज्वेलरी है। 15 तारीख को मैंने भी अपना Right. टिकट बुक कराया ज्वेलरी है। महंगी होती जा रही है और जेवर और तक सर, पहुंचने एक का और भाड़ा भी जेवर- बहुत महंगा है। जेवर सर के लिए जेवर एक और तक पहुंचने question- का भाड़ा भी बहुत महंगा है, जैसे ज्वेलरी महंगी है। क्योंकि वही रहते हैं, जेवर पहुंचना एक ट्रेडिंग देखिए ऐसा है कि अभी आपने देखा होगा पिछले 3 दिन पहले उन्होंने रेट भी घटा दिया है। बट जैसे जैसे इसका यूज बढ़ेगा और जैसे जैसे पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा तो स्टेबलाइज होगा और इसमें काफी ज्यादा इसके फायदे होंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था आपको, 1 हमारा चैलेंज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2 हमारा चैलेंज है लर्निंग आउटकम्स। हमको अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और बेहतर करना है, चाहे वो बेसिक में हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, अपर उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में हो या टेक्निकल साइड में हो। इसमें बहुत सुधार हुआ है। इसमें जो है सुधार तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी हम नेशनल एवरेज पर से Absolutely, बेटर yes, है। sir. लेकिन अब हमको इंटरनेशनल एवरेज सर एक आप क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के ऊपर काफी फोकस कर रहे थे, एक और क्रिटिसिज्म आई वुड से जो सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, आप सुन लीजिए थोड़ा। क्रिटिसिज्म लेने के लिए सर आज देखिए जेवर एयरपोर्ट नहीं, सर, सुनिए, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, अरे indeed, मैं पहले आपको जेवर एयरपोर्ट की कहानी बता दूं। जेवर एयरपोर्ट मैं उद्योग विभाग में था 1997 में, तब से प्रयास हो रहा था। उद्योग विभाग में ही था, मेरे पास ये फाइल चलती थी जेवर एयरपोर्ट की। उस समय एक कंपनी थी L&T रैमबॉल, उससे डीपीआर बनवाई जाने लगी थी। 97 से 2017 कितने साल होते हैं? 20 साल। 20 साल में तो बना नहीं। और उसके बाद जब अब बना है तो शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने किया, जो एक रिकॉर्ड है यूपी का। उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो बन गया है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई योगी जी शुरू के पलों में कोई भी छोटा बच्चा होता है तो आप सोचेंगे कि आपके छोटे बच्चे हैं? नहीं, आई एम नॉट अभी मैरिड। आपके हैं। छोटा बच्चा अगर होगा तो पहले दिन से आप थोड़ी कहेंगे कि दौड़ना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे को पहले सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे ही नई फ्लाइट्स आएंगी, इंडिगो आ गया है, आकाशा आ गया है, इसके बाद आगे एयर इंडिया भी आएगा, निश्चय ही आएगा। जब जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो गया इतने स्ट्रगल के बाद में, आपने पूरी कहानी बताई, बहुत मेहनत से बनाया गया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है और बहुत ज्यादा मतलब कई सारी फ्लाइट्स आएंगी, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं गाजियाबाद रहती हूँ, तो मेरे नियरेस्ट जो पड़ता है वो हिंडन एयरपोर्ट पड़ता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ यूपी सरकार जेवर एयरपोर्ट के ऊपर फोकस करते हुए लगातार उसकी उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ ब्रॉडिफिकेशन हिंडन एयरपोर्ट का धीरे से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है और सारा फोकस जेवर पे क्यों रखा देखिए गया है? ऐसा है कि एक एयरपोर्ट नहीं, कम से कम जो है 50 एयरपोर्ट जब बनेंगे हमारे प्रदेश में, तो इसकी 25 करोड़ की आबादी को अगले 2047 तक हम सर्विसेज दे पाएंगे। तो हिंडन इज नेवर इन कंपटीशन विद जेवर। जेवर इज एन एशिया हब, एमआरओ का हब होगा। जेवर विल बी अ कार्गो हब। हिंडन इज अ एयरफोर्स बेस, और एयरफोर्स बेस में लोकल जो शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट्स सर हैं। अच्छा, सबसे बड़े सलाहकार हैं आप। एक सलाह जो, अब एक तो पहले मुझे बताइए, आप सिर्फ प्रशासनिक सलाह देते हैं कि राजनीतिक सलाह भी देते हैं? देखिए सर छोड़ा जवाब, समय बहुत कम है, आपने हमें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया जाता। मैं जो सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं और कई बैठकों में भाग भी लेता हूं, हम लोगों का उद्देश्य होता है कि प्रदेश के विकास में हमारा सुझाव और हमारे एक्सपीरियंस से जो कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेस्ट उसको करते हैं। और यूपी के लोगों को एक सलाह, सर। और चूंकि हम लोग लंबे समय तक अलग अलग विभाग में रहे हैं, चाहे वो सड़कों का विभाग रहा हो, चाहे टूरिज्म का रहा हो, चाहे गृह विभाग रहा हो, सबसे चुनौतीपूर्ण क्या रहा सर? चाहे पावर का एडमिनिस्ट्रेशन वहां का कि यहाँ का सलाहकार होना? देखिए हर जॉब के अपने जो है स्ट्रेंथ्स हैं। मैं आईएएस ऑफिसर होने के, अब तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूं, तो उसके होने का केवल इतना कहना चाहूंगा अपने अफसरों को और यंगर ऑफिसर्स को। मैं अक्सर कहता हूं, रोज मिलते हैं, कई अफसर मिलते हैं, कि जो भी आप काम करिए इतने मजबूती से, इतने सोच समझकर, इतना
पॉजिटिवली करिए कि अल्टीमेटली सोचिए कि आप सर, प्रदेश के विकास जी, में कितना सहयोग बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा टाइम बिल्कुल समाप्त हो गया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट हमने आपने बहुत अच्छी बातें भी हमें बताई, लेकिन आपसे एक 60 सेकेंड्स में लास्ट मांगूंगी और आपसे मैं रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, नहीं आपको चूज करना है सिर्फ एक। मैं सूचना विभाग का हेड रहा हूँ, हाँ। तो ऐसा है कि मैं 60 seconds। आपके ऐसे प्रोग्राम्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ। आप जितने प्रश्न पूछेंगे उनका 100% हाँ जवाब ठीक है सर, बस वन वर्ड में दीजिएगा, मैं आपके 60 सेकेंड्स लूंगी केवल। अगर आपको चूज करना हो आईएएस वर्सेस सलाहकार, ज्यादा पावर किसमें? आईएएस वर्सेस सलाह दोनों में पावर है। और एक चूज करना है सर, ये तो चीटिंग हो गई, आपने कहा तो जवाब देंगे। देखिए आईएएस में जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, सलाह में जो है आप सलाह करते हैं, काम अपना होता ही होता है। बताइए अब एक चूज करिए। अब मैं रिटायर हो गया तो सलाह चूज करूंगा। ओके, यूपी का सबसे बड़ा ब्रांड ताजमहल या फिर एक्सप्रेसवे? एक्सप्रेसवे। ओके नाइस। योगी मॉडल एक शब्द में? योगी मॉडल मीन्स नो नॉनसेंस, रूल ऑफ लॉ एंड जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को एक रंग में बताना हो और आज के उत्तर प्रदेश को एक रंग में डिस्क्राइब करना हो। देखिए 2017 से पहले भी मैं इस प्रदेश का भाग रहा हूं। 2017 से पहले प्रदेश आगे बढ़ रहा था, अब प्रदेश ऊंचाइयों पर है। प्रगति के महामार्ग की रफ्तार अगर चूज करनी हो आने वाले समय के लिए 80, 100 या 120? प्रगति की रफ्तार अगर चूज करनी हो तो हम चूज करेंगे कम से कम 500 से 600, यानी हवाई रफ्तार से जो है प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। और विपक्ष का वो एक आरोप जो आपको हंसा दे? विपक्ष का कोई आरोप ऐसा नहीं है जिसको कि एक प्रॉपर फीडबैक के रूप में न लिया जाए। विपक्ष और पक्ष एक ब्यूरोक्रेटिक सर, एक सलाह उनको एक ब्यूरोक्रेटिक अफसर के लिए केवल इतना है कि जब भी कभी कोई इनपुट आता है जिसमें सुधार संभव है तो अब प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत उसको कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी कमी है, जो ग्राउंड पर कमी है, जो शिकायत है, उसको दूर करना चाहिए। लखनऊ और मैं आपको दो- बता दो दूं, और है मैं बस। आपको बता दूं, हाँ। क्योंकि आप दोनों लोग जो है मीडिया में है, आज की तारीख में मुझसे ज्यादा इनपुट ट्विटर से, बाकी जगह से, फील्ड के अफसरों से कोई और नहीं देता। कल परसों जौनपुर से एक फीडबैक हमको मिला, तुरंत मैंने वहां के जिलाधिकारी भेजा, विद इन 2 आवर्स इट गॉट सॉर्टेड आउट। सो वी टेक इनपुट्स, और काम ही इस बात का है कि अकेले विपक्ष नहीं, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी अगर शिकायत करे तो उसका समाधान हो। लखनऊ, नोएडा या वाराणसी 2047 की रेस में आगे कौन? लखनऊ, नोएडा या वाराणसी यूपी में? देखिए मैं वाराणसी का कलेक्टर रहा हूं, लखनऊ में मैंने बहुत तभी काम मैंने किया पूछा। है और नोएडा में मैं सीओ रहा हूं। तो मैं तीनों में बांट तो नहीं सकता हूं। मेरे ख्याल से तीनों त्रिशूल की तरह, जो शिव का त्रिशूल होता है ना, तीनों त्रिशूल की तरह है, आप उसको बांट नहीं सकेंगे। मेरे रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट के बाद में किताब, खेती या फिर राजनीति? रिटायरमेंट के मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं रिटायर हुआ हूं, क्योंकि रोज जो नहीं है मतलब जब सब कुछ सलाहकार के तौर पर भी जब आप पीछे हटेंगे तो क्या चूज नहीं करेंगे? नहीं, अगर रफ्तार देख के लग तो नहीं रहा है सर मुझे। अगर मुझे कभी भी पूरी तरह से रिटायर होना होगा तो बच्चों के बीच पढ़ाने का मौका अहिल्या। मिलेगा, यही मैं करूंगा। और मुझे बहुत पढ़ाने और लिखाने में, आप जैसे लोगों को समझाने में भी बहुत अच्छा सर लगता एक है। आखिरी बस, अखिलेश यादव को एक सलाह, इतने बड़े सलाहकार हैं आप, अखिलेश यादव को भी तो एक सलाह दीजिए, बहुत दिन से मांग रहे हैं। सर के साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला और बहुत अच्छा अवसर मिला है। मैं इस प्रदेश के हर मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर चुका हूं और इस प्रदेश के विकास में जब भी जिस भी रूप में छोटा बड़ा जहां भी संभव हुआ है मैंने काम किया है। उनके समय में घाटमपुर में एक बिजली घर बनना था और उस बिजली घर का शिलान्यास हमने बनवाया था। तो हम जब जिस पद पर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल व्यक्ति प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है और पॉजिटिवली हमारे अफसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया। Thank you लास्ट so much, बट नॉट sir. द लीस्ट, वाकई सेशन बहुत मजेदार रहा आपसे बात करके। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर या जॉइनिंग अस। क्वेश्चन? हाँ प्लीज। प्लीज। विनोद जी, आपने बहुत शॉर्ट सेशन रखा है। हेलो सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ, आपने बोलिए। जैसे कहा आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, राइट? तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आज की तारीख में बच्चों के लिए क्यों नहीं एजुकेशन में प्रोग्रेस हो रहा है? देखिए बच्चों के लिए एडमिशन में 2 कारण से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। एक तो बहुत ज्यादा मोबाइल पर बच्चे आ गए हैं
और हमको अपने बच्चों को, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को, मैंने बहुत छोटे बच्चों को, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को देखा है जहां पेरेंट्स उनको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं और उनका ध्यान बढ़ जा रहा है। आज बच्चे मोबाइल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। मेरे ही सामने मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हर बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, मोबाइल से दूर होना चाहिए। एक मिनट, ऑनलाइन क्लासेस में कैसे बच्चे मैनेज करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस तो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे बचना चाहिए। दूसरा, सेल्फ स्टडी बहुत कम हो गई है। हम अपने क्लास में अच्छी पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग में अच्छी पढ़ाई की, आईएएस में आ गए, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे। लेकिन सेल्फ स्टडी करने के लिए मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने बहुत सैक्रिफाइस किया कि कहीं जाना नहीं, शाम को बैठ जाना, खाना खिला के बच्चों को बैठा देना, पढ़ाई कराना। आज की तारीख में पेरेंट्स उतना इन्वेस्ट अपने बच्चों में नहीं कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं पारिवारिक रूप से, मैं चूंकि ग्रैंडफादर भी हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बेटी जब मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे 2 घंटा रोक लेती कि मेरे ग्रैंडसन को आप बैठ के पढ़ाइए। तो ये जो सेल्फ स्टडी और बच्चों के प्रति जो पेरेंट्स का भाव है, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि क्विक फिक्स सॉल्यूशंस हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज आप देख रहे हो कि स्कूल की फीस जो कि जबरदस्त हो रही है जी। स्कूल का तो मेरी भी टाइमिंग शिकायत है मॉर्निंग में 8 से 2 है। बुक्स की जबरदस्त कीमत हो रही है, ठीक है। पेरेंट्स बेचारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में एजुकेशन एंड मेडिकल, दिस आर द 2 इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। जी जी मैम। तो सर एक बात बताइए, जो हमारी एजुकेशन की टाइमिंग है 8 to 2, उसके बीच में क्यों नहीं हाफ एन आवर स्पोर्ट्स का रखा जाता है डेली? स्पोर्ट्स के लिए अगर करो तो स्कूल वाले अलग हो गया, पेमेंट 1-to-1 मांगते मदर हैं। के साथ ही हो स्कूल की गया। फीस को लेकर बहुत सारे अभिभावकों को भी चिंता है। मैडम, स्कूल वो समर वेकेशन में रखते हैं, उसका 2000 अलग, 3000 अलग। आपको जो है, मैं इतना बताना चाहूंगा कि मैं रिवर्स कैटेगरी का आदमी हूं। मेरा बस चले तो सातों दिन स्कूल खोल दें, क्योंकि बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास कम टाइम रहता है। स्कूल जाकर बच्चे सीखते ही हैं और ग्रुप में पढ़ते भी हैं। लेकिन जो आपने कहा है कि स्कूल में खेल के प्रति भाव होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप बताइए कितने पेरेंट्स हैं जो जाकर बाहर खेलते हैं और अपने छोटे बच्चों को साथ ले जाते हैं? रेयरली। पहले के जमाने में पेरेंट्स जो है बाहर जाते थे, खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कुछ नहीं तो जो है पेरेंट्स बच्चों को हर तरह के खेलों से जोड़ते थे। बहुत कम है कि अब पेरेंट्स उतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को खेल कराने के लिए। सब पेरेंट्स भी वर्किंग हो गए आई एम ना। फुली विद यू कि खेल के प्रति स्कूलों में भाव बढ़ाना चाहिए। एक दूसरा, जो आपने एक मेजर पॉइंट कहा है, एंड आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस, स्कूलों की फीस बढ़ना और स्कूलों में किताबों की कॉस्ट आना, ये एक मेजर इशू है। इसमें सरकार, राज्य सरकार के तमाम सारे नियम कानून है, लेकिन उन नियम कानून को इम्प्लीमेंट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग बच्चों को अपना सामने करते हैं और उसमें अभी हमारा रेगुलेशन उतना मजबूत नहीं है कि हम अपने स्कूल में इतना रेगुलेट कर सकें कि फीस ऐसी हो तो जरूरत है सर इसको रेगुलेट करने की। हो ठीक गया। है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।